हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ईपीएफओ सीरीज। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख करके ये सारे टॉपिक्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर्स को आप मतलब पहला जो लेक्चर है उसको आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक है, आप जाकर के वहां से पहला लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पहला देखिएगा तब आप रिलेट कर पाइएगा बाकी जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा और जो अपकमिंग लेक्चर्स होगा रिलेटेबल टॉपिक से जुड़ा हुआ। और बाकी भी हमारे फैकल्टीज जो हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा है, तो इस इनिशिएटिव को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपका फोकस, आपका वक्त और कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन जो है वो जरूरत है इस चीज की, और सिंसियरिटी के साथ में नोट्स बनाते चलिए और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते चलिए अगर हमें एग्जाम को क्लियर करना है। और इन बिटवीन जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बहुत प्यार दिखाया था, उसके लिए लिटरली थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और कहीं ना कहीं इस चैनल को और ज्यादा स्प्रेड कराते रहिए, बिकॉज हम आप सबके लिए बहुत ग्रेट इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं। बस कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव बनाए रखिए। और करंट अफेयर्स का भी पहला लेक्चर आ चुका है तो उसको भी जाकर के देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, और आप लोग उसका भी फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को वो लेक्चर, आप लोग मतलब क्या चाहते हो इससे रिलेटेड भी और क्या चाहते हो। और जो लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रिटेंशन क्या है कि 6 मिनट 7 मिनट का ही हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी रेस्पॉन्स अपना बताते रहे, क्योंकि उससे काफी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आकर के हम पढ़ा सके। चलिए इन बिटवीन हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, और ये सारा स्क्रीन पे जो टॉपिक्स आपको दिख रहा है आज के लेक्चर्स में हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे, ठीक है, और इन डिटेल में कवर करेंगे। और इसके बाद में कहीं ना कहीं जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वहां से हम क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस, क्योंकि अब हम जब 2 लेक्चर्स ले लेंगे तो एक रफ ओवरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो बेसिकली टॉपिक्स की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम देखेंगे यहाँ पे आपके सामने। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, और इसी तरीके से सारे कहीं ना कहीं इवन कुछ हमने नए स्कीम्स को भी लिया, जैसा कि आपको हमने बोल रखा है कि स्कीम्स जो है वो हम सिंसियरली यहाँ पे कवर कराते चलेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आप अपना ध्यान लगा करके और अपना वक्त दीजिए, जो टाइम आप यहाँ पे डिवोट कर रहे हैं लेक्चर को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए, उसके बाद में आपका जो भी व्यू है वो भी आप सजेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द डे। और ये बेसिकली जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो ये जो ईपीएफओ है जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा इस एग्जाम के लिए, तो इस बॉडी को पहले समझते हैं, ठीक है। एनफोर्समेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो ये बॉडी बेसिकली आप देखोगे तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये एक गैर संवैधानिक मतलब बॉडी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब स्टैट्यूट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को अकाउंटेबल है। और 1950 के आसपास में ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एग्जैक्ट ईयर था जब एनफोर्समेंट मतलब इस बॉडी को जन्म दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स आपको पता ही है न्यू दिल्ली में, और इसके अलावा ये 1951 में लाया गया था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कहीं ना कहीं इसका काम यही होता है कि प्रोविडेंट फंड वगैरह, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, बेसिकली तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड को भी ये ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग स्कीम्स को मतलब सजेस्ट करते हैं, और बाकी सारी चीजों को भी ईपीएफओ का ये काम होता है। तो कहीं ना कहीं आपको जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस बॉडी का भी आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने पहले स्कीम के ऊपर। तो ये जो पहला स्कीम है हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 का, ठीक है। तो ये इस स्कीम के तहत क्या है कि एक जो एम्प्लॉय होगा, जैसे मान लीजिए हम और आप में से कोई भी काम कर रहे हैं, अगर तो हम जो काम कर रहे हैं और जो उसके लिए हमें मिल रहा है पैसा, तो हम अपने हिस्से का कुछ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो स्कीम में, इस पर्टिकुलर स्कीम में करेंगे। और इसके अलावा उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर भी करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपका जो सैलरी है मान लीजिए वो 10,000 रुपए है, ठीक है। तो उसमें से आप मान के चलिए कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स दिस स्कीम वो 500 रुपए का होगा, और वही 500 रुपए जो है वो जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनका भी होगा। तो एक एम्प्लॉय का भी 500 होगा और एक एम्प्लॉयर का भी 500 होगा इस स्कीम के अकॉर्डिंग, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये जो एम्प्लॉय होगा उसको लंप सम अमाउंट दे दिया जाएगा उसको, या फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है, रिटायरमेंट के वक्त। यानी कि यही एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई भी इंसान है वो 10,000 में काम कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 500 वो पे कर रहा है, 500 उसका मालिक पे कर रहा है, और वक्त के साथ साथ में चीजें उसका उम्र ढलता गया, और अब क्योंकि वो जब अपना मतलब ओल्ड एज में आ चुका है, रिटायरमेंट में आ चुका है, तो अब उस पैसों को वो एक साथ निकाल सकता है, इसीलिए हम लंप सम बोलते हैं, ठीक है।
लंप सम एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, उसके हेल्थ में भी वो यूज कर सकता है उस वक्त इमरजेंसी में, या फिर कहीं ना कहीं अगर उसको मैरिज वगैरह अपने बच्चों का करना है या एजुकेशन में कुछ भी तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकता है। और वो जो पैसा होगा उस पे इंटरेस्ट भी पाइल अप होता रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 500 1000 ही मिलेगा, तो जो 1000 होगा उस पर उसको ब्याज देकर के फिर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितना मतलब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन पे किया जाता है, तो गलत है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, इंटरेस्ट दिया जाता है और लम सम अमाउंट मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो वो एम्प्लॉइज जो 15,000 पर महीने से कम अर्न करते हैं, 15,000 पर मंथ से कम अर्न करते हैं, वो मैंडेटरीली मतलब मेंबर्स हो जाते हैं अंडर दिस स्कीम। मतलब अगर किसी की भी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो वो इस स्कीम के तहत बाध्यकारी है, मैंडेटरी है कि उसको इस स्कीम का पार्ट बनना ही पड़ेगा। लेकिन जो 15,000 या उससे ज्यादा है, ठीक है, पर मंथ में, तो वो एलिजिबल नहीं है और इसलिए उनको नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि 90% जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल हैं और उनका वेजेस भी काफी कम है। ठीक है, तो वहां हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखा था, उन एंगल्स को भी समझा था, डीपीएसपी का आर्टिकल 41, 42, 43। द रीजन बीइंग आई एम सेइंग कि आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो ये कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर पे आप जा करके पूरी तरीके से देखना। ठीक है, और नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ में, क्योंकि ये आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ही ज्यादा काम करेगा, स्पेशली उन वर्ड्स का जो यहाँ पे हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो 15,000 से कम अर्न करते हैं वही बेसिकली इस स्कीम का पार्ट होंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये आपसे सवाल कैसे आता है कि सैलरी के बेसिस पे भी, स्टेटमेंट बेस्ड में, जब यूपीएससी डायरेक्ट वन लाइनर नहीं पूछेगा, वो स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछेंगे। तो मान लीजिए पहला स्टेटमेंट में लिख दिए कि जिनका सैलरी 12,000 या उससे कम हो, दूसरा वो लिख दिया कि ये जो पैसा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15,000 या उससे कम का सैलरी, और दूसरा कि ये लमसम अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट के साथ में मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा और इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। अब यहाँ पे 15,000 से कम है तो वो मैंडेटरीली उसका सदस्य बन जाएगा, और 15,000 से ज्यादा है तो वो नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय कहलाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि अगर कोई एम्प्लॉय वो अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो यहाँ पे है, जैसे कि करेंटली 15,000 है, अगर वो उसके दायरे में आता है तो उसको परमिशन भी लेना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए किसी की सैलरी 18,000 रुपए है, अब ये 15,000 वाली लिमिट से ज्यादा है, लेकिन अगर उसको इस स्कीम का लाभ लेना है तो फिर उसको किससे परमिशन लेना होगा? ये जो एग्जाम का मौका आया है जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो भर लीजिए, अभी भी वक्त है, 17 से पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से परमिशन लेना होगा, और इसके साथ साथ में उसका एम्प्लॉयर जो होगा वो भी अग्री करे। ठीक है, तो किसी की सैलरी अगर 15,000 है तो वो तो मैंडेटरीली उसका पार्ट है, लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा है मोस्टली वो उसके दायरे में नहीं आता है। इन केस अगर उसको आना है तो वो क्या करेगा कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होता है उससे उसको परमिशन लेना पड़ेगा, और उसका एम्प्लॉयर भी उसको अग्री करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इस स्कीम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। तो बेसिकली ये जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है एम्प्लॉयर का वो 12% होता है ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस रीटेनिंग अलावेंस। अभी आप कहोगे कि ये क्या मतलब टेक्निकल टर्म्स पर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है, अगेन उस एग्जांपल पे ही चलते हैं जहां पे बेसिकली वो 10,000 वाला जो एग्जांपल है हमारा उसी के ध्यान में रख करके चलते हैं। अब किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, एम्प्लॉयर वो 12% देगा ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस रिटेनिंग अलावेंस। अब ये जो डियरनेस अलावेंस होता है इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं हम, कि बेसिकली जो भी मतलब इन्फ्लेशनरी कॉस्ट्स वगैरह को ध्यान में रख करके जो इंक्रीमेंट किया जाता है सैलरी में, तो वो डियरनेस अलावेंस का पार्ट होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रिटेनिंग अलावेंस यहाँ पे एक टर्म है। तो रिटेनिंग अलावेंस का मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेन करने के लिए उस एम्प्लॉय को, कि ठीक है तुम काम कर रहे हो और सही है करते रहो, तो वो जो ईयरली एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो 12% ऑफ बेसिक वेजेस, ठीक है, और साथ साथ में ये दोनों को भी इंक्लूड करता है। अभी क्या होता है कि ये जो टर्म है प्लस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या करेगा कि वो एक्सक्लूडिंग लिख देगा, 12% एक्सक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस एंड रिटेनिंग अलावेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि 12% प्लस डियरनेस अलावेंस और रिटेनिंग अलावेंस। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो सकता है हम एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसलिए दोहरा रहे हैं कि एग्जाम में आप गलत नहीं करके आओ।
थोड़ा सा आपको हो सकता है इरिटेशन लगे, लेकिन आप एग्जाम में गलत मत करिए, क्योंकि यहाँ जो हम इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम 100% बोल रहे हैं, इसी चैनल पे दावे के साथ आपको बोल रहे हैं कि पेपर एनालिसिस करेंगे, और आप देखोगे कि जो पार्ट हमने कवर करा है उसमें से आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाएंगे कि देखिए ये रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये रहा पॉलिटी का, ये रहा सोशल सिक्योरिटी का, और सो ऑन एंड सो फोर्थ बाकी सब्जेक्ट्स का। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि आपको इसीलिए इन लेक्चर्स का लाभ लेना है, क्योंकि ये आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आपसे मांग रहे हैं तो आपका समय। तो ये आप याद रखिएगा कि 12% बेसिक वेजेस का। अब हमने वो एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स पे थोड़ा सा आते हैं। तो 10,000 रुपए, अब 12% का 10,000 आप करोगे तो बेसिकली कितना होगा? वैसे तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो ये बेसिकली 12 इंटू 12 144, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा का पूरा 1440 रुपए जो है बेसिकली, एक्चुअली हम यहाँ पे 12,000 ले लिए थे, 10,000 नहीं लिए थे। अगर हम इसको 10,000 करेंगे तो ये कुछ आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे बेसिकली आपको मिल जाएगा कि 1200 रुपए का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये 1440 रुपए जो है वो आपको मतलब बेसिकली जो 12,000 के सैलरी पे हमने देखा है वो आपका डियरनेस अलाउंस का पार्ट होगा, बेसिक वेजेस का पार्ट होगा, ठीक है। और इक्वल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो दिया जाएगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा। ये चीज हमने देख लिया है, बस आपको इतना याद रखना है कि 12% का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का होगा और सेम एम्प्लॉय का भी होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इतना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में से इतना जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे क्या है कि जो सैलरी होगा, ठीक है, अगेन 10,000, अब उसका जो ये 8.33% ये जब निकल के आएगा, जो भी एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, तो वो उतना पैसा कट करके मिलेगा। इन हैंड सैलरी वो नहीं मिलेगी, उतना पैसा कट जाएगा और वो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि ऑटो डेबिट हो जाएगा। वो जाकर के जमा नहीं करेगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा, ताकि उसका हर मंथ जो है वो वहां पे डिपॉजिट होता जाए। हायर वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉय और वॉल्यूंटरी प्रोविडेंट फंड, तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी है प्रोविजन कि हायर कंट्रीब्यूशन भी दिया जा सकता है, ये बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है ना। विड्रॉल्स की बात कर लेते हैं। अब चलो, ये भी हमने देख लिया कि कौन कौन एलिजिबल है, इंटरेस्ट वगैरह तो मिलके मिलेगा, लेकिन क्या प्रोसेस क्या होगा पैसा अगर निकालना है। ये जो लेक्चर्स होगा वो सिर्फ एग्जाम के लिए मत देखिए, उसको इस तरीके से भी देखिए कि नॉलेज के लिए, फ्यूचर में जब हम भी मतलब किसी तरीके से जुड़ते हैं या किसी को हम पढ़ा रहे हो फ्यूचर में या बता रहे हो, किसी का मदद अगर कर रहे हो, तो हमें खुद को तो ये चीजें पता होनी चाहिए ना, इसलिए भी देखिए आप। तो विड्रॉल्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द ईपीएफ एक्ट, अगर आपको क्लेम करना है फाइनल पीएफ सेटलमेंट, आपको फाइनल पीएफ का, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड का अगर आपको सेटलमेंट करना है, तो एक इंसान जो रिटायर हो रहा है सर्विस से, कब? 58 साल के उम्र के बाद में, 58 इयर्स ऑफ एज के बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि विड्रॉल्स कब हो सकता है? अगर जब वो रिटायर हो रहा है और उसका एज 58 इयर्स या उससे ज्यादा हो। और जो टोटल ईपीएफ बैलेंस होगा वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, साथ साथ में एम्प्लॉयर का, और इंटरेस्ट जो उस पे होगा, ये हमने देख लिया है। बस एज यहाँ पे याद रखिएगा 58 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 60 लिखा होगा, ज्यादातर हम 60 ही देखते हैं, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। ये लेक्चर इसलिए आप मतलब नोट डाउन करते चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब पार्शियली अगर किसी को विड्रॉ करना है, मान लीजिए किसी को कंप्लीटली नहीं करना है, पार्शियली विड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी एलिजिबल है वो, कि वो एडवांस में पीएफ अकाउंट से किसी पर्पस के लिए, जैसे कि मैरिज, जैसे एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सब के लिए वो पार्शियली विड्रॉ कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये टोटली टैक्स फ्री और इंटरेस्ट फ्री होगा, ठीक है। जो भी एडवांस दिया जाएगा उसको, उस पे ना ही टैक्स लगाया जाएगा और ना ही उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कोई सा भी, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉइंट्स था पार्शियली विड्रॉ करने का भी, और कंडीशंस क्या है वो भी हमने देख लिया है। हालांकि एक विंडो होगा जो पार्शियली विड्रॉ करेगा अमाउंट को, ताकि रिटायरमेंट वगैरह का ध्यान में रखा जा सके। और कोई भी इंसान जो 54 साल 54 इयर्स या उससे ज्यादा का है, तो वो विड्रॉ कर सकता है 90% ऑफ द अक्यूमुलेटेड बैलेंस विद इंटरेस्ट। अगर 54 इयर्स से ज्यादा का है तो वो 90% अपना जो है फंड में पैसा उसको वो निकाल सकता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। चलिए, ये पूरा का पूरा हमारा एक स्कीम कवर हो जाता है डिटेल में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा किसी भी चीज को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ये हमारा सेकंड है। तो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की बात करते हैं। यहाँ आप देखोगे तो एम्प्लॉइज की मदद करने की बात होती है लॉन्ग इयर्स ऑफ सर्विस में, ताकि वो मॉडेस्ट मतलब कहीं ना कहीं इनकम उनको मिल सके, और गारंटी होता है पेंशन उनके पूरे जीवन का। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मतलब एम्प्लॉइज होते हैं भारत में, उनको एनरोल कराया जाता है ईपीएफओ में, ठीक है। और इसके अलावा वो ऑटोमेटिकली उसके सदस्य बन जाते हैं। लेकिन कौन? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
हमने क्या पढ़ा था कि ज्यादातर इनफॉर्मल में है, अनऑर्गेनाइज्ड में, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है। मैक्सिमम पे कितना होगा ईपीएस में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में? तो बेसिकली आप देखोगे 15,000 के आसपास का हमने देख लिया है, और इसके ऊपर कैप इतना का किया गया कि 1250, क्योंकि ये 8.33% याद करिए जो हमने पढ़ा है वो इतने का ही बनता है। और पास्ट सर्विस बेनिफिट जो है वो फैमिली पेंशन स्कीम 1971 के तहत भी मिलता आएगा। थर्ड नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉइज को, ठीक है, और साथ साथ में ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर मृत्यु हो जाए एम्प्लॉय की या उसके सदस्य की, और उस वक्त उस सेटलमेंट को करने के लिए, मतलब मान लीजिए जो काम कर रहा है अगर उसी का डेथ हो जाता है तो इसलिए उसको वो लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे बेनिफिट जो है वो 20 गुना तक का है उसके वेजेस का, और मैक्सिमम बेनिफिट 6 लाख का हो सकता है। मतलब दोनों केस में जो मैक्सिमम मतलब होगा, यानी कि अगर उसके सैलरी का आइदर 20 गुना दिया जाएगा या फिर 6 लाख जो भी होगा उसके हिसाब से उसको सेटलमेंट दे दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 20 टाइम्स द वेजेस और मैक्सिमम ऑफ 6 लाख। और इंसेंटिव भी दिया जाएगा उन सदस्यों को जो बचे हुए हैं मतलब प्रोविडेंट फंड अकाउंट के तहत, ठीक है, इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा मेंबर्स को ताकि वो बचा सके और इस अकाउंट में मतलब डाइवर्ट कर सके पैसों को। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो बेनिफिट है इस स्कीम के तहत वो लिंक होगा अकुमुलेशन से जुड़ा हुआ, ताकि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जा सके और सदस्य उसका लाभ ले सके। और जो भी मेंबर्स होंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के उनको कवर किया गया है इसमें, जो भी मेंबर्स होंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के उनको ऑटोमेटिकली इस स्कीम का सदस्य माना जाएगा। नाउ ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो प्राइमरीली ये अप्लाई करता है जहां पे 10 या उससे ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड देयरफॉर अप्लाइज टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। यानी कि ये जो स्कीम हम देख रहे हैं डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के लिए है। 10 या उससे ज्यादा जो अगर हैं वर्कर्स तो उनके लिए ये कवर करता है। हालांकि नॉन सीजनल फैक्ट्रीज अगर है तो वो 10 या ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने एप्लीकेबिलिटी देख लिया है इस एक्ट का, और ये कीवर्ड्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये एक्सटेंड होता है शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, सिनेमास पे, और रोड मोटर ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स में, जहां कहीं भी 10 या उससे ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं वहां आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जहां पे 10 या ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उन सर्टेन स्टेट्स और यूटीज में भी। तो ये एक्चुअली पॉइंट्स था। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो वो एम्प्लॉइज जिनका मंथली वेजेस 21,000 या उससे कम होना चाहिए, 21,000 और बिलो। अभी हमने जो पढ़ा वो 15,000 और बिलो था, ठीक है, स्टार्टिंग का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम वाला, और ये आपका डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस वाला जो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात करता है, तो ये 21,000 या उससे नीचे का, और जो वेज लिमिट होगा वो बढ़ाया गया है 15,000 से 21,000 2016 में। नाउ मेडिकल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, कई सारे बेनिफिट्स भी थे वहां पे, तो हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। फुल मेडिकल केयर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को और उसके फैमिली मेंबर्स को फ्रॉम द डे ही एंटर्स इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। मतलब मान लीजिए कि जिस दिन से उस काम में वो जुड़ जाता है जहां पे उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो फुल इंश्योरेंस उसको गारंटी कराया जाएगा उस पर्सन को, साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी, ठीक है। तो उसको कुछ भी अगर होता है, अकस्मात डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो इंश्योरेंस जो है वो उसके लिए काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सेलिंग भी नहीं है एक्सपेंडिचर पे ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और हिज फैमिली मेंबर। मतलब जो ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं तो उधर जाने का कोई ट्रीटमेंट के लिए मतलब एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं है, कि मतलब जैसे आयुष्मान भारत में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया गया है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट है कि मतलब एंटायर फैमिली मेंबर्स के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पोस्ट और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ये याद रखिएगा मेडिकल बेनिफिट्स में। इसके अलावा हम देखें तो मेडिकल केयर उनको भी दिया जाएगा जो रिटायर्ड या परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन्स हैं या उनके स्पाउसेस हैं, और उनको एक सिर्फ प्रीमियम टोकन भरना होगा 120 रुपए का, जो कि एनुअल होगा, ठीक है। यानी कि जो भी रिटायर्ड हो गए हैं, जो भी डिसेबल्ड हो गए हैं, उनके लिए भी ये है और उनके स्पाउसेस के लिए भी है। एंटायर फैमिली को तो कवर नहीं करता, लेकिन उनके स्पाउसेस के लिए भी है, बशर्ते उनको 120 रुपीज का एनुअल प्रीमियम पे करना होगा। इसके अलावा
सीकनेस बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अब अगर कोई बुखार उसको हुआ है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए था, है। सीकनेस बेनिफिट जो है आप देखोगे तो ये कैश कंपेंसेशन के फॉर्म में है एट द रेट ऑफ 70% ऑफ वेजेस। तो कहीं ना कहीं जो भी वेज होगा उसका 70%, 10,000 वाले के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो 7,000 रुपए, है ना। तो वो 70% ऑफ वेजेस जो है वो दिया जाएगा इंश्योर्ड वर्कर्स को उस समय में जब तक कि वो उस बीमारी से गुजर रहा है, और ये मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन अ ईयर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन सोशली भी अगर आप देखिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंडिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो इस नॉलेज को भी बढ़ाते हैं, और ऐसा कोई भी जरूरतमंद है जिसको इसके बारे में नहीं पता है तो उस तक भी शेयर करिए, और उसको भी बोलिए कि हाँ कहीं ना कहीं चीजों को देख करके और अपने आप को वो मतलब बढ़ा सके अपने नॉलेज को, और उसका सही इस्तेमाल वो कर सके। मतलब हमको बचाना है किसी भी गरीब को डिप्राइव होने से, तो हम किसी की भी मदद करें इसके लिए भी जुड़े रहते हैं और देखते रहते हैं बाकी भी क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सीकनेस बेनिफिट में हमने क्या देखा है कि 70% ऑफ वेजेस का कैश कंपेंसेशन दिया जाएगा, और ये मैक्सिमम कितने डेज के लिए हो सकता है, 91 डेज अ ईयर, ठीक है। चलिए, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, कोई भी इंसान को अगर क्वालिफाई करना है सीकनेस बेनिफिट के लिए तो उसको एटलीस्ट 70 डेज का कंट्रीब्यूशन देना होगा 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 78 डेज का कंट्रीब्यूशन भी उसको देना होगा, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो 78 डेज जो है उसका अपना खुद का भी एक काम भी होना चाहिए और एक कंट्रीब्यूशन भी उसका होना चाहिए। नाउ एक्सटेंडेड सीकनेस बेनिफिट, अब ये एक्सटेंड करने की बात करिए। सीकनेस बेनिफिट तो हमने देखा, अब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 2 इयर्स, और किस केस में, अगर 34 मैलिग्नेंट और लॉन्ग टर्म डिजीजेस में से एक कोई बीमारी अगर उसको हो जाती है, मतलब 34 लाइलाज जो बीमारियां हैं अगर उनमें से कोई भी एक हो जाती है, तो वहां पे आप देखोगे कि ये जो अभी हमने क्या देखा कि 91 डेज एक साल में, है ना, पूरे एक साल में जहां 365 दिन होते हैं वहां 91 डेज के लिए है, लेकिन अगर यही लाइलाज बीमारी हो जाती है तो 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंडेड सीकनेस बेनिफिट, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है लास्ट क्लास में, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो वुमेन होंगी उनको 26 वीक्स तक का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा फॉर 2 चिल्ड्रन। जो थर्ड चाइल्ड होगा उसके लिए जो लोग वीडियो देख चुके हैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, और जो नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा ये टॉपिक जो है वो डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी वही चीज है कि 1 मंथ का मेडिकल एडवाइस दिया जाएगा, फुल वेज वगैरह, और 70 डेज का कंट्रीब्यूशन। खैर मैटरनिटी बेनिफिट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक्चुअली ये अमेंड करके आया है 2017 में, और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे ये भी पॉइंट्स मेंशन है कि क्रश फैसिलिटी भी दिया जाएगा वहां पे जहां पे 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज मतलब हैं, और ओवरऑल आप देखोगे तो आपको साथ साथ में ये भी देखने को मिल जाएगा कि वो जो क्रश फैसिलिटी दिया गया है उसमें एक जो वर्किंग मदर होंगी वो अपने बच्चे से मिलने के लिए 4 बार दिन में जा सकती हैं, विजिट कर सकती हैं, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब काफी ज्यादा बेनिफिट्स की बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं अलग से सेपरेट रूम्स होगा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए भी। नेक्स्ट आते हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबल हो जाना, तो टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो जिस दिन से वो एंटर कर जाता है इस इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, और इररेस्पेक्टिव कि उसने कोई अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या नहीं दिया है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन अगर उसको चोट लग जाता है तो फिर उसको 90% ऑफ वेज जो है वो दिया जाना चाहिए जब तक कि उसका डिसेबिलिटी चलता है। यानी कि मान लीजिए कोई इंसान एक पहला दिन उसका है और पहला ही दिन कोई घटना हो जाए उसके साथ में, तो फिर क्या होगा कि उसको ऑल्दो उसका कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है नहीं, लेकिन उसको उसके वेज के अकॉर्डिंग 90% जो है वो पे किया जाना चाहिए जब तक कि उसका डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहता है। ये टेम्पोररी वाला था। और परमानेंट, अगर कोई परमानेंट डिसेबल हो जाए तो क्या, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे भी 90% ऑफ वेज ही है मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग, जो डिपेंड करता है कि लॉस उसका जो हो रहा है उसको वो मैनेज कर सके, और इसको सर्टिफाई एक मेडिकल बोर्ड करेगा कि ये परमानेंट है या नहीं है। बस यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम यहाँ पे मस्त एकदम कवर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंगली आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे समाज के बारे में, हमारे लॉस के बारे में, और इन चीजों को भी आप पढ़िए और इन चीजों के बारे में भी अपने आप को अवगत करिए। इसके अलावा डिपेंडेंट्स बेनिफिट, नाउ डिपेंडेंट्स बेनिफिट कौन, आज के समय में डिपेंडेंट्स हम किसको कहेंगे, ओल्ड एज पर्सन को, बच्चों को,
वही डिपेंडेंट है ना, वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है मान लीजिए उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो डिपेंडेंट वाला बेनिफिट है ये 90% ऑफ वेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मतलब डिसीज्ड अगर इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं मतलब उसको भी एक रेशियो 90% उसके वेज के अकॉर्डिंग दिया जाने की बात करी गई है। मतलब अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसके परिवार को 90% ऑफ द वेज देने की बात करी गई है। और ये बेसिकली इनकम लिमिट वगैरह जो है वो बढ़ाया गया है कि पहले ईएसआई स्कीम में जो 5,000 पर मंथ का था उससे बढ़ा करके अब 9,000 पर मंथ कर दिया गया है कि मेडिकल बेनिफिट का लाभ लेने वाले 9,000 पर मंथ के ऊपर होने चाहिए। कुछ और बेनिफिट्स भी है उसकी बात कर लेते हैं। पहला है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। नाउ मरणोपरांत जो क्रियाकर्म किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं, फ्यूनरल। तो उसके लिए आप देखोगे 15,000 रुपए का एक अमाउंट दिया जाता है डिपेंडेंट्स को, उस इंसान के, और कहीं ना कहीं जब तक कि लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हो जाता है, और इसके लिए वो एक एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 15,000 रुपए का फ्यूनरल एक्सपेंसेस दिया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली कंफाइनमेंट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। कंफाइनमेंट एक्सपेंसेस मतलब कि एक इंश्योर्ड वुमेन अगर है और उसका मतलब वाइफ जो है बेसिकली वो अगर कहीं ना कहीं कंफाइन कर जाती है, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज अगर उसको ईएसआई वगैरह के लिए चाहिए तो फिर वो वहां पे अवेलेबल नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट कहना चाहता है वो ये बोलना चाहता है कि कोई भी इंश्योर्ड वुमेन मतलब वो वर्किंग होनी चाहिए, और या कोई इंसान है जो कि बेसिकली उसकी पत्नी अगर है, मान लीजिए कोई मेल मानते हैं और उसकी वाइफ है, और अगर उसको कंफाइनमेंट हो जाता है किसी भी जगह पे जहां पे उसको जरूरत लगता है तो फिर मेडिकल फैसिलिटीज ईएसआई स्कीम का अवेलेबल नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो स्कीम है वो प्रोवाइड करता है कुछ अलग भी बेनिफिट्स इंश्योर्ड वर्कर्स के लिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मेजर एक्ट था, मेजर जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का, बाकी भी जो एक्ट्स हैं हम उसको भी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वगैरह है, और जो कोड ऑन वेजेस पे 4 एक्ट्स हैं उसको भी हम डिटेल में लेकर के आएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में सोशल सिक्योरिटी के। तो आप वहां पे भी मतलब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा वो लेक्चर भी। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा मेरे को मोटिवेशन देता है और हमारे इस पूरे चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये इनिशिएटिव आप तक के लिए लाए हैं तो आप भी कोशिश करिए कि आपका साथ भी हमें मिल सके। अगर कहीं कुछ कमी खामी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल हम रेक्टिफाई भी करते रहेंगे और बेटर वर्जन अपना लेकर के आते रहेंगे। बस आप सबका साथ मिलता रहना चाहिए। कुछ वापस से स्कीम्स की तरफ में रुख करते हैं, ठीक है। तो उन स्कीम्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये बेसिकली क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और ऑलरेडी हमने डिटेल में काफी सारे स्कीम्स फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को इन डिटेल में कवर किया है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और यहाँ पे भी हम दावे के साथ आपसे बोले हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ईमानदारी से जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। नाउ जीवन ज्योति बीमा योजना एलिजिबल कौन होगा, एक इंडियन सिटीजन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 इयर्स। इसमें एज ग्रुप पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर स्कीम में एज ग्रुप थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। तो 18 उम्र से 50 साल तक के बीच के लोगों को, और उनको जिनके पास में जनधन या सेविंग्स बैंक अकाउंट है आधार के साथ में, और ये ऑटो डेबिट हो जाएगा फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑन कंसेंट। उनसे इच्छा पूछा जाएगा और इसके बाद ये ऑटो डेबिट हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या मिलता है, 2 लाख रुपए तक का अगर डेथ हो जाए किसी भी कारणवश, और प्रीमियम एटलीस्ट जो है वो 436 पर ईयर का प्रीमियम है। प्रीमियम आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एज ग्रुप 18 टू 50 इयर्स का, और इसके अलावा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 2 लाख का अगर डेथ हो जाता है तो। और इन सब के लिए आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री जो है वो लेबर वाला ही अकाउंटेबल होगा। इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, वो जीवन ज्योति था, ये सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे भी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए। एज ग्रुप कितना है, 18 टू 70, जैसा कि आपको हमने पहले ही कहा था, एज ग्रुप पे ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा बीमा में 18 साल से 70 साल तक के उम्र के लोग। अब यहाँ पे क्या है कि इसके में भी वही सेम है कि जनधन अकाउंट होना चाहिए या सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए आधार के साथ में, और ये भी ऑटो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट से ऑन कंसेंट। नाउ बेनिफिट्स क्या है, तो ये रिस्क कवर करता है स्कीम के तहत 2 लाख तक का अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाता है तो 2 लाख मिलेगा उसके परिवार वालों को। और
फुल डिसेबिलिटी अगर हो जाता है तो 1 लाख बेसिकली, मतलब एक्चुअली अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में या तो डेथ हो जाए या फुल डिसेबिलिटी हो जाए तो 2 लाख, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सुरक्षा बीमा योजना है और इसका बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, ये 12 रुपए के आसपास का कुछ प्रीमियम है जो कि हर साल फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं अभी। ये यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी सेम है कि एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा वो फैमिली जिसमें वर्कर्स हों और जिनका जो मेंबर होना चाहिए वो 15 से 59 इयर्स ऑफ एज के बीच का होना चाहिए, मतलब फैमिली में कोई भी काम करने वाला नहीं होना चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन का इंसान नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इकोनॉमी में जब हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यही एज ग्रुप आता है उसमें, वर्किंग एज पॉपुलेशन का। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि व्हाट इज वर्किंग एज पॉपुलेशन, और आपको ऑप्शंस दे देंगे 18 टू 45, 18 टू 50, 15 टू 59 और 15 टू 60। तो आपको पता होना चाहिए ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वही कह रहा है कि कोई भी फैमिली जहां पे वर्कर्स की भी वो अगर फैमिली है मान लीजिए, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो 15 से 59 साल के बीच का हो। और तीसरा बात क्या बोल रहा है कि कोई भी फैमिली जिसके पास में एक डिसेबल्ड मेंबर हो और कहीं ना कहीं वो एलिजिबल है अंडर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत इस स्कीम का, मतलब डिसेबल्ड मेंबर भी एलिजिबल है इस स्कीम के तहत और वो जिनके पास में कोई भी वर्किंग एज पॉपुलेशन का इंसान नहीं है। और इसके साथ साथ जिनके पास में परमानेंट जॉब भी नहीं है और वो कैजुअल लेबर का काम करते हैं। परमानेंट जॉब नहीं होने का मतलब है कि जो भी हमने स्कीम्स में पढ़ा वो सारा बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेगा, तो वो मोस्ट वल्नरेबल हैं, और अगर वो वल्नरेबल हैं तो पावर्टी के जाल में फंस के रह जाएंगे। बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगा उनके बच्चों को, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि खाने की भी समस्याएं आ जाएंगी, मैल नरिशमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा, हंगर वगैरह बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं क्राइम होने के चांसेस बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो उस चीजों को सुधारना होगा और इसलिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया गया है ताकि उनको बेघरों को घर दिया जा सके, और जो लोग कहीं ना कहीं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर को, उसके लिए सरकार आगे आकर के मदद कर रही है। और ये कुछ एलिजिबिलिटी है कि मतलब उनके पास में परमानेंट जॉब नहीं है और वो खेती बाड़ी करके गुजर बसर कर रहे हैं या पार्ट टाइम कुछ छोटा मोटा काम करके कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मतलब उनके पास में एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, चलिए, और बेनिफिट्स क्या है इसके तहत, तो असिस्टेंस दिया जाएगा कितने का, बेसिकली आप देखोगे तो 1.2 लाख का प्लेन एरियाज में और 1.3 लाख का हिली एरियाज में, यानी कि सरकार के तरफ से आपको 1.2 लाख अगर प्लेन एरियाज में, आपको ये तो पता ही होगा ज्योग्राफी में कि प्लेन एरियाज क्या है और हिली एरियाज क्या है। अभी हिली एरियाज जो है वो हिमालयन स्टेट्स हैं, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, तो वो वाले राज्य आते हैं। और जो प्लेन एरियाज में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो इवन आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये जो प्लेन एरिया वाला राज्य है यहाँ पे 1.2 लाख, और जो हिली एरियाज वाले स्टेट्स हैं वहां पे 1.3 लाख जो है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं असिस्टेंस एक देगी और उनका घर बनाने में मदद किया जाएगा। तो लगातार प्रयास जो है वो जारी है और इस तरीके से हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में बहुत ज्यादा हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए भी गए हैं, पक्का हाउसेस स्पेशली, तो इसमें हम काफी सफल भी हो रहे हैं। और साथ साथ में ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है आप ये भी जरूर बताइए, क्योंकि ये हमारा इसी के साथ में लेक्चर का एंड होता है और हम आगे के लेक्चर से भी क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे यूपीएससी ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से किया है। और साथ साथ में आपको ये भी हम रूबरू कराते चलेंगे कि आपका जो हम पैटर्न लेकर चल रहे हैं इससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अपने ओर से और ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश करेंगे और आप सबके लिए कुछ हम एक काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज जैसा भी लॉन्च करेंगे, जहां पे बहुत जल्द आपको बहुत कम नाम मात्र केवल फीस में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो हम टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे और बाकी यहाँ पे हम डिटेल में लेक्चर्स भी देते रहेंगे, ताकि वहां से अगर आपका कोई भी सवाल आता है तो हम उस पर एक सेल्फ एनालिसिस भी करें और बाकी एक यूट्यूब पे भी हम एनालिसिस पार्ट को डाल सके कि किस तरीके से हम उन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें और गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा घटा दे, बहुत मिनिमल हम कर दे। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था हमारा सोशल सिक्योरिटी पार्ट 2 का, और बहुत जल्द अब आपको करंट अफेयर्स का पार्ट 2 भी मिल जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल रहे होंगे। बाकी लेक्चर्स भी जाकर के देखिए और आपको कैसा लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं। और जिन लोगों ने सोशल सिक्योरिटी का पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर उसको जरूर देखें, और जिन्होंने करंट अफेयर्स का पहला नहीं देखा है वो जाकर उसका जरूर देखें। और इस लेक्चर को भी देख करके आपने क्या सीखा है इसको भी जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।